जेसिका लाल नई दिल्ली में एक मॉडल थी जो एक भीड़ भरी सोशलाइट पार्टी में सेलिब्रिटी बारमेड के रूप में काम कर रही थी। जब 30 अप्रैल 1999 को लगभग 2 बजे उसे गोली मार दी गई। दर्जनों गवाहों ने सिद्धार्थ वरिष्ठ, जिसे मनु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, को हत्यारा बताया, जो हरियाणा के एक अमीर और प्रभावशाली सांसद विनोद शर्मा का बेटा था। बाद में मनु शर्मा को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। पहले मुकदमे में मनु शर्मा को बरी कर दिया गया, जिससे देश में भारी हंगामा हुआ। आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बावजूद बरी करने पर सवाल उठाते हुए दावा किया गया कि यह योग्यता के आधार पर नहीं था। मीडिया और जनता के भारी दबाव के बाद अभियोजन पक्ष ने अपील की और दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 दिनों में दैनिक सुनवाई के साथ फास्ट ट्रैक पर कार्रवाई की। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और मनु शर्मा को लाल की हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें 20 दिसंबर 2006 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 2 जून 2020 को मनु शर्मा को अच्छे व्यवहार के आधार पर दिल्ली एलजी ने तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुतुब कोलोनेट रेस्तरां जहां हत्या हुई थी। 29 अप्रैल 1999 को लाल महरौली में कुतुब मीनार के सामने एक रेस्तरां में एक पार्टी में एक बिना लाइसेंस वाले बार में काम करने वाले कई मॉडलों में से एक थी। आधी रात को बार में शराब खत्म हो गई और यह केवल 12:30 बजे तक ही परोसी गई। आधी रात के बाद मनु शर्मा 3 दोस्तों के साथ अंदर आया और शराब परोसने की मांग की। इसके लिए 1000 रुपये की पेशकश की। लाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और शर्मा ने फिर एक धमकाने वाले कृत्य के रूप में छत पर एक .22 कैलिबर पिस्तौल से गोली चला दी। लाल ने फिर से इनकार कर दिया, जिसके बाद शर्मा ने फिर से गोली चलाई और दूसरी गोली लाल के सिर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। भ्रम की स्थिति के कारण गोलीबारी के बाद झगड़ा हुआ, जिसके दौरान शर्मा और उनके दोस्त अमरदीप सिंह गिल, विकास यादव और आलोक खन्ना घटनास्थल से चले गए। शूटिंग के तुरंत बाद शर्मा के परिवार से संपर्क नहीं हो सका और परिवार फरार हो गया। कुछ दिनों तक पुलिस से बचने के बाद खन्ना और गिल को 4 मई को और शर्मा को 6 मई को साथियों की सहायता से गिरफ्तार किया गया। हत्या का हथियार बरामद नहीं हुआ और माना जाता है कि उसे किसी दोस्त को सौंप दिया गया जो अमेरिका से मिलने आया था और जो बाद में वहां वापस आ गया होगा। इस मामले में अब तक कई प्रमुख लोग शामिल हो चुके हैं। मनु शर्मा खुद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य विनोद शर्मा के बेटे थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यादव राज्य के राजनीतिज्ञ डीपी यादव के बेटे थे। बीना रमानी एक सोशलाइट और फैशन डिजाइनर थी, जिन्होंने शूटिंग के परिसर का पुनर्विकास किया था। उनकी बेटी मालिनी रमानी लाल को एक साथी मॉडल के रूप में जानती थी। सिंह चंडीगढ़ में माजा के वितरण का प्रबंधन करते थे। शर्मा के एक साथी अमित जिंगन को 8 मई को गिरफ्तार किया गया और उस पर सबूत नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने बार के पास अपने मूल छिपने के स्थान से पिस्तौल बरामद की थी। जब उसे हिरासत में रखा गया तब भी यादव फरार था और उसके पिता का पता लगाना भी असंभव साबित हुआ, जिससे अपने बेटों को पुलिस को सौंपने का वादा किया था। रमानी, उनके पति और उनकी बेटी मालिनी को जिगन के साथ ही उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। उन पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाया गया था और हालांकि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ा था। परिवार के बारे में कई तरह की जांच की गई, जिसमें यह भी शामिल था कि रमानी एक यूके नागरिक के पास भारत में व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक परमिट था या नहीं। एक और चिंता यह स्थापित करना था कि क्या उसने परिवार में खून की सफाई का आदेश देकर सबूत छिपाए थे या नहीं।
हालांकि 19 मई तक यह घोषणा की जा चुकी थी कि सबूतों के इस कथित विनाश से संबंधित आरोप नहीं लगाए जा सकते। यादव अग्रिम जमानत पाने में सफल रहे और 19 मई को बिना गिरफ्तारी के दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ हफ्तों में वे मुंबई और दूसरी जगहों पर थे और इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या वे अपने पिता के संपर्क में थे। उन्होंने स्वीकार किया कि शर्मा हत्या की रात उनके साथ रहे थे, लेकिन उन्होंने टैमरिंड क्लब में खुद मौजूद होने या वहां दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया, जब तक कि अगले दिन उन्होंने शर्मा को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा। इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया और लंबे समय तक जमानत पर रिहा किया गया। विभिन्न अदालती सुनवाई में उनके फैसलों को पलटा गया। 3 अगस्त 1999 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए। शर्मा पर हत्या, सबूत नष्ट करने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया, जबकि खन्ना, गिल और यादव पर सबूत नष्ट करने, साजिश रचने और संदिग्ध को सजा देने जैसे कम गंभीर आरोप लगाए गए। इस तरह के अन्य आरोप श्याम सुंदर शर्मा, अमिल झिंगन, योगराज सिंह, हरविंदर चोपड़ा, विकास गिल, राजा चोपड़ा, रविंदर कृष्ण सुदन और धनराज पर लगाए गए। अंतिम 3 नाम कभी अभी तक पकड़े नहीं गए थे। मामला खुलने के 7 साल बाद 21 फरवरी 2006 को 12 आरोपियों में से 9 को बरी कर दिया गया, जिनमें शर्मा भी शामिल थे। झिंगन को पहले ही बरी कर दिया गया था और रविंदर किशन सुदन और धनराज दोनों अभी भी फरार थे। अभियोजन पक्ष को अपने 32 गवाहों के प्रतिकूल हो जाने से नुकसान हुआ था। इनमें सायन मुंशी, अंधलीप सहगल, करण राजपूत, शिवलाल यादव और 2 बैलिस्टिक विशेषज्ञ रूप सिंह और प्रेम सागर शामिल थे, जिसके बाद फरवरी 2011 में यह घोषणा की गई कि सभी 32 पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया जाएगा। परीक्षण न्यायाधीश ने परिणाम के बाद टिप्पणी की कि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है क्योंकि दिल्ली पुलिस उन आधारों को साबित करने में विफल रही जिसके आधार पर उन्होंने अपना मामला बनाया था। पुलिस जेसिका लाल पर गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने में विफल रही और साथ ही अपनी थ्योरी को साबित करने में भी विफल रही कि मौके से बरामद किए गए 2 कारतूस जिनके खाली खोल एक ही हथियार से दागे गए थे। हिंदू अखबार ने यह भी बताया कि जज को पता था कि अभियोजन पक्ष को उनके गवाहों की दुश्मनी से मदद नहीं मिली, जिनमें से 3 ने गोलीबारी देखी थी, और इस तथ्य से कि फोरेंसिक जांच पुलिस के दावों का खंडन करती है कि घटनास्थल पर पाए गए 2 कारतूस एक ही हथियार से दागे गए थे। अंत में जज का मानना था कि पुलिस घटनाओं की श्रृंखला के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में विफल रही है, जिसके कारण हत्या हुई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बरी किए जाने पर क्या प्रतिक्रिया रही। इस फैसले पर लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 हफ्ते बाद इस स्थिति का वर्णन किया। भारत के शहरी मध्यम वर्ग में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बड़ी फैसले ने अक्सर गलती करने वाली और भ्रष्ट कानून प्रवर्तन नौकरशाही के खिलाफ दबी हुई हताशा और अमीर और प्रसिद्धि लोगों के प्रति गहरी घृणा को उजागर किया है, जिन्होंने सभी तरह से अपने लाभ के लिए इसका हेरफेर किया। न्याय की कथित विफलता के लिए निवारण प्राप्त करने की मांग करते हुए SMS और ईमेल सहित कई विरोध अभियान चलाए गए, रैलियां और मार्च हुए, साथ ही मोमबत्ती जलाकर जुलूस भी निकाले गए। विरोध और मोमबत्ती जलाकर जुलूस का नेतृत्व मनु शर्मा के गृहनगर चंडीगढ़ से मिडिल फिंगर प्रोटेस्ट नामक संगठन के संस्थापक प्रबलोच सिंह ने किया, जिसे मानवाधिकार संरक्षण समूह के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश VN खरे ने ट्रायल जज की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक ओपन एंड शट केस होना चाहिए था और कई बार जब पुलिस, अभियोजन पक्ष और वकील सभी का अपराधियों से संबंध होता है तो जज को थोड़ा सक्रिय होना चाहिए, उसे सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए
न कि पूरी तरह से अदालत में दिए गए सबूतों पर निर्भर रहना चाहिए। ऐसे मामलों में उसे उचित सबूत नहीं मिलने वाले हैं। ज़्यादातर न्यायपालिका जांच एजेंसियां द्वारा दिए गए सबूतों पर निर्भर रहती हैं, लेकिन अब जब हालात इतने ख़राब हैं तो जजों को जागना होगा, सक्रिय होना होगा और सच्चाई का पता लगाना होगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने यह पता लगाने की जांच की घोषणा की कहाँ गलती हुई है और कहा कि अन्य बातों के अलावा यह भी जांच की जाएगी कि क्या कोई साजिश थी जिसमें संभवतः सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थी जेसिका लाल मर्डर केस की कहानी। 9 सितंबर 2006 को समाचार पत्रिका तहलका द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन टीवी चैनल स्टार न्यूज़ पर दिखाया गया था। इससे पता चला कि गवाहों को रिश्वत दी गई थी और उन्हें अपनी प्रारंभिक गवाही वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। इस खुलासे में विनोद शर्मा का नाम भी शामिल था, जिसने कुछ गवाहों को पैसे दिए थे। केंद्रीय कांग्रेस नेताओं के दबाव का सामना करते हुए विनोद शर्मा ने हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 15 दिसंबर 2006 को उच्च न्यायालय ने मौजूदा सबूतों के आधार पर शर्मा को दोषी ठहराया और ट्रायल जज एस.एल. भयानक की भी आलोचना की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।